नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैथ IQ एकेडमी पे। अभी तक हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो था हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस इन 3D। ठीक है, अब हम आज स्टार्ट करेंगे दूसरा स्फीयर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के अंदर हमने क्या डिस्कस करा था? 3D प्लेन। हमारे पास एक 3D प्लेन होता था जो हमारे पास यहाँ से जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमारे पास गिवन होती थी। ठीक है, इसको हम या तो ट्रांसफॉर्म करते थे दूसरी पोजीशन पे, इसको दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफॉर्म करते थे, या इसको रोटेट करते थे। मतलब कि हमने यहाँ पे क्या करा था, इस चैप्टर में हमने स्टडी करा था प्लेन को, हमने इस प्लेन को स्टडी करा था, इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी थी, इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट देखे थे। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसके अंदर हमने कराया गया है प्लेन को स्टडी। अब जो हमारे पास चैप्टर 2 आने वाला है, जो हमारे पास चैप्टर 2 है वो है स्फीयर। ठीक है, ये चैप्टर 2 हमारे पास स्फीयर है और इसके अंदर हमने क्या स्टडी करना है, इसके अंदर अब इस प्लेन के अंदर बनने वाली कर्व को स्टडी करना है, बनने वाले कर्व्स को स्टडी करना है, या तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कर्व्स होंगी, उन कर्व्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। अब जो हमारे पास जो पहला कर्व आती है जिसको हमने स्टडी करना है, जो इस लेक्चर 2 में या कह लो चैप्टर 2 में हम स्टडी करेंगे, वो है स्फीयर। सर हमारे पास जो कर्व है, कर्व का नाम है स्फीयर। अब देखते हैं ये स्फीयर कर्व हमारे पास होती किस तरह की है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A sphere is the locus of those points in the space, each of which is at constant distance from a fixed point. The fixed point is called center of the sphere and the constant distance is called radius of the sphere. अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि मान लीजिए, कहते हैं जैसे यहाँ पे बना हुआ है, एक सेंटर ले लीजिए C, जो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। प्लेन पे हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब एक P पॉइंट ऐसा पॉइंट टेक करना है सच दैट वो इससे कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। ये P पॉइंट इस C पॉइंट से R डिस्टेंस पे है। अब इस P पॉइंट ने मूव करना है, इस P पॉइंट ने मूव इस तरह करना है सच दैट ये हमेशा इससे R डिस्टेंस पे ही रहे, ना R डिस्टेंस से कम ना उससे ज्यादा, एकदम एग्जैक्टली R डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली R डिस्टेंस पे चाहिए। तब जब ये पॉइंट P मूव करेगा, जो हमारे पास कर्व बन के आएगी उसको हम अपना नाम देंगे स्फीयर। ठीक है, तो एक तरह से स्फीयर हमारे पास क्या हो गया, लोकस ऑफ पॉइंट P। इस P पॉइंट का लोकस है। लोकस हमारे पास मतलब क्या हो गया, इस P पॉइंट की अगर मूवमेंट को हम ट्रेस करेंगे और एक कर्व बनाएंगे, वो कर्व हमारे पास क्या बन के आएगी, स्फीयर। अगर इसको और थोड़ा इस तरह समझना, जैसे 3D के अंदर हमारे पास 2D के अंदर, सॉरी 2D के अंदर हमारे पास सर्कल होता था, वहां पे हमारे पास एक सेंटर होता था और एक रेडियस होती थी, सच दैट इस P पॉइंट को इस तरह मूव कराते थे, हमारे पास डिस्टेंस हमेशा क्या रहता था, R रहता था। तो इसी तरह स्फीयर के अंदर भी यही चीज है कि डिस्टेंस हमेशा R आपके पास फिक्स रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बस एक 2D और 3D के अंदर एक डिफरेंस और है कि 2D के अंदर ना हमारे पास, अगर हम प्लेन देखते थे, 2D का प्लेन जो हमारे पास होता था, हमारे पास दो एक्सिस होती थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। थर्ड एक्सिस नहीं होती थी। थर्ड एक्सिस कौन सी, जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, हाइट एंड डेप्थ। तो इसके पास एक चीज और एक्स्ट्रा है, ये चीज आप देख पा रहे हो, ये हाइट। ठीक है, ये हाइट इसके पास एक एक्स्ट्रा आ रही है जो हमारे पास 3D प्लेन 2D प्लेन के अंदर नहीं हो पाती थी। ठीक है, और इसकी सबसे रियल लाइफ एग्जांपल आप लेना चाहो तो वो क्रिकेट बॉल ले सकते हो। जो हमारे पास क्रिकेट बॉल है वो इसकी रियल लाइफ बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप देखोगे कोई भी क्रिकेट बॉल, अगर आपने देखा होगा, अगर आप कोई बच्चे हो जिसने कभी क्रिकेट ना देखो, तो वो स्माइली बॉल देख सकते हैं, जो हमारे पास इस तरह की आती है ना, एक स्माइली बॉल। ठीक है, इस तरह की एक स्माइली बॉल होती है। ठीक है, तो आप उस स्माइली बॉल को भी कंसीडर कर सकते हैं, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो आप देख पाओगे वहां पे कर्व बनेंगी। तो चलिए अब इसकी इक्वेशंस देखते हैं। इसकी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशंस हमको स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके पास हमारे पास जो जर्नल इक्वेशंस आएंगी ना, वो 3-4 है, तो उसमें से पहले एक देखते हैं, सेंटर फॉर्म ऑफ द स्फीयर। मतलब कि एक पर्टिकुलर नेम है सेंटर फॉर्म, आपने नेम समेत याद रखना है, सेंटर फॉर्म ऑफ स्फीयर। द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग ए सेंटर ABC एंड रेडियस R इज दिस। हमें प्रूव करना है,
अगर को हमारे पास कोई स्फीयर है जिसका सेंटर ये है और रेडियस ये है, उसकी क्या नाम है, इक्वेशन ये बनेगी, जिसे हमने क्या नाम दिया है, सेंटर फॉर्म। अब ये देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास स्फीयर है, ये उसका सेंटर है, सेंटर में क्या गिवन है, ए बी सी, ठीक है, और रेडियस कितनी गिवन है, आर गिवन है। तो लेट कर लेते हैं पी पॉइंट सच दैट ये क्या है, एक्स वाई जेड। ये पी पॉइंट अपने जर्नल लेट कर लिया एक्स वाई जेड, और इसने मूव किस तरह करना है, इस एक्स वाई जेड ने मूव किस तरह करना है, सच दैट ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, आर रहे। डिस्टेंस आर रहेगा तो हम इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में, पी पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट सी पॉइंट के बीच में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये अप्लाई कर दिया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हमने यहाँ पे बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे हम बोल लेंगे सेंटर फॉर्म। ठीक है, सिंपल। अगर आप इसको रिजल्ट को, या अगर आपने इसका मेन जो उसका लोकस है, इसकी डेफिनेशन को याद रखा, तो ये ऑटोमेटिकली याद रहेगी। जो आपके पास इक्वेशन है ये आप इसको ऑटोमेटिकली रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो बेटर होगा आप इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड रखें और वहां से रिजल्ट निकालने की कोशिश करें या अप्लाई करने की कोशिश करें, तो रिजल्ट इजीली आपको नजर आएंगे। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म, एक थी हमारे पास सेंटर फॉर्म, दूसरी है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग द सेंटर 0 0 0 एंड रेडियस आर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारे पास सर्कल है, जो स्फीयर है जो हमारे पास, अब इसका जो सेंटर है वो 0 0 0 है, मतलब कि सेंटर फिक्स कर दिया यहाँ पे। सेंट्रल फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डिफरेंस ये है, सेंट्रल फॉर्म के अंदर जो हमारे पास है वो ए बी सी सेंटर होता है, जो सेंटर होता है वो ए बी सी होता है, वो जरूरी नहीं है कि वो 0 0 0 हो। पर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास नेसेसरी है कि जो उसका सेंटर है वो 0 0 है। तो इसका मतलब कहीं भी आपको सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ लेना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए उसका सेंटर, जो स्फीयर का अगर आपको पूछ लें तो उसका सेंटर हमारे पास 0 0 है, मतलब कि ओरिजिन है। अब रेडियस आर गिवन है, वो रेडियस आर गिवन। अब पी पॉइंट वही लेट कर लीजिए एक्स वाई जेड, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आप क्या करोगे, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू आर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, तो हमने इस इक्वेशन को याद रखना। ठीक, अब ये देखिए, अगर मैं एक सेट बनाऊं, वेन डायग्राम अगर आप समझते हो तो, अगर हमने सेट बनाया, ये सेट है, ठीक है, और सेट कौन सा है, सेंट्रल फॉर्म का। सेंट्रल फॉर्म की बात करें तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उसका सबसेट बनेगी। अगर जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसका सबसेट बनेगी। तो इसका मतलब क्या हम इसको सेंटर फॉर्म बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, सेंटर फॉर्म के अंदर इन्होंने ये तो नहीं कहा ना जो हमारे पास सेंटर बनेंगे ए बी सी वो तीनों नॉन जीरो होने चाहिए, उन्होंने ऐसी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। ठीक है, पर हाँ जब स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देना तब हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंटर हमारे पास 0 0 है, इसके अंदर हमें किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब हमारे पास आई थी है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्फीयर, ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास, या कह लीजिए थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास स्फीयर की, डायमेट्रिक फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर one of whose diameter having a extremity at the point x y1 z1 and x2 y2 z2 is this। हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बनेगी, किसकी, स्फीयर की इक्वेशन ये बनेगी अगर उसके दो एंड पॉइंट, डायामीटर के एंड पॉइंट्स ये गिवन हो। इससे पहले मैं आपको डायामीटर क्लियर कर दूं,
हमारे पास स्फीयर के अंदर डायामीटर वो होता है सच दैट वो लाइन जो सेंटर से पास करती हो, ठीक है, जो लाइन सेंटर से पास करती है ना वो डायामीटर बनती है, ठीक है, सेंटर से पास करती है और यहाँ कंप्लीट होती हो, मतलब कि टच करती हो। ये मतलब कि अगर इस तरह की एक लाइन बना दें सच दैट जो आपके पास सेंटर से पास होती हो तो ये भी एक डायमीटर है। क्लियर है? तो एक स्फीयर के पास क्या नाम है, इनफाइनाइट डायमीटर्स मिल सकते हैं आपको। एक स्फीयर के पास इनफाइनाइट डायमीटर मिल सकते हैं। बस हमें तो एक डायमीटर की चाहिए एंड पॉइंट। अगर हमें बस एक डायमीटर के भी मिल गए ना एंड पॉइंट, तो हम क्या कर सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन और स्फीयर की इक्वेशन को बता सकते हैं। ठीक है, लेट, अब ये देखिए हमने किसका प्रूफ करा यहाँ पे, लेट पी एक्स वाई जेड बी दी एनी पॉइंट ऑन दी स्फीयर। यहाँ पे हमने पी एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट लेट कर दिया किस पे, स्फीयर पे, हुज वन ऑफ द डायमीटर इज जॉइनिंग टू ए एंड बी। यहाँ पे देखिए अब इन्होंने भी टर्म क्या यूज करी है, वन ऑफ द डायमीटर। वन ऑफ द डायमीटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्फीयर के पास इनफाइनाइट के हमारे पास डायमीटर होते हैं, तो हमने सिर्फ एक ही डायमीटर की चाहिए ना एंड पॉइंट, कोई भी एक डायमीटर की मिल जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक डायमीटर के हमने एंड पॉइंट को लेट कर लिया कि वो ए ये है, बी ये है। अब ये देखिए, अब ये ट्रायंगल बन रही है स्फीयर के अंदर, अपर हाफ के अंदर, और जो अपर हाफ के अंदर स्फीयर के अंदर ट्रायंगल बनती है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। 90 डिग्री एंगल का मतलब क्या हो गया, जो ये लाइन है, अगर मैं लाइन कहूं एपी लाइन है और ये बीपी लाइन है, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ये एपी लाइन और बीपी लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। अब ये लाइन है, इसके हम इस तरह क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो किस तरह निकालते हैं, दो एंड पॉइंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके, जैसे x माइनस x1, यहां से हम करेंगे y माइनस y1, और यहां से करेंगे z माइनस z1, तो ये आगे डायरेक्शन रेशियो, ये एपी लाइन की डायरेक्शन रेशियो होगी। मतलब कि जो अगर दो पॉइंट गिवन हो, वहां हम दो पॉइंट्स के हर को आपस में सेम क्वाड्रेंट वाले पॉइंट्स को आपस में माइनस करके लिख लें तो हमारे पास क्या आते हैं, डायरेक्शन रेशियो। सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके यहाँ हमारे पास क्या आ जाएंगे, x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, यहाँ भी हमारे पास ये आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास दोनों डायरेक्शन रेशियो वाले पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। अब क्योंकि ये एपी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं और ये बीपी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो डायरेक्शन लाइन आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो आप ये करते हो ये रिजल्ट होल्ड करता है। इसको मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए L1 M1 N1, ये लाइन 1 के क्या गया, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दोनों में से जो मर्जी हो जाए रिजल्ट होल्ड करेगा। सिमिलरली L2 M2 N2, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है लाइन 2 के। तो अगर ये आपस में दोनों लाइन अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, देन हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 विच इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये रिजल्ट आता है, ठीक है। हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करता है, तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम यहाँ पे ये रिजल्ट बना सकते हैं क्या, और ये रिजल्ट ला सकते हैं क्या। क्लियर है? तो इन्होंने हमने बस यही रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करा है, ये दोनों डायरेक्शन रेशियोज लगी हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके रख दिया और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अगर बेसिक अपने रिजल्ट के साथ जुड़े रहोगे तो एक्स्ट्रा आपके पास एक तरह से कोई भी फॉर्मूले नहीं आ रहे, नहीं तो आपको हर जगह नए नए फॉर्मूले नजर आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिए, आपके पास ऑटोमेटिकली रिजल्ट रिकॉर्ड रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक रहेंगे, ठीक। सिमिलरली अब देखते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ स्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो। एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक जर्नल फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक हमारे पास जर्नल फॉर्म, ये तो मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये हर एक ज़्यादातर क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में इन्हीं दो इक्वेशन ने यूज होने, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ने एक जर्नल फॉर्म ने, और मोर प्रिसाइजली 90% के अंदर भी आप टोटली ये कह लीजिए 80% तो इसी नहीं होना, 80% तो ये ही यूज होगा, जर्नल फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है।
हमें प्रूव करना है कि इक्वेशन मतलब कि जो ये हमारे पास जर्नल फॉर्म हैगी है सच दैट यहाँ से सेंटर में ये मिलेंगे और रेडियस ये मिलेगा, ये हमें प्रूफ करना है। जो ये इक्वेशन है स्फीयर की ये जर्नल फॉर्म है और सच दैट जिसके सेंटर ये होगा और स्फीयर रेडियस ये होगा, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसको किस तरह प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने इस इक्वेशन को टेक कर लिया, जो इक्वेशन हमें गिवन तो इसको टेक कर लिया, एक्स वेरिएबल वाले कोफिशिएंट अलग कर लिए, वाई वेरिएबल वाले कोफिशिएंट्स अलग कर लिए, जेड वेरिएबल वाले कोफिशिएंट्स को अलग कर लिया और कांस्टेंट को अलग करके लिख दिया। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए अगर इसके अंदर यू स्क्वायर ऐड कर दें और यू स्क्वायर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे देख पाओगे आप ये परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन को हासिल कर लेगा। सिमिलरली इसको भी परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है। परफेक्ट स्क्वायर इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, यू स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर लिया, यू स्क्वायर यहाँ ऐड कर दिया, बोथ साइड ना, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। सिमिलरली अब इसको भी हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमने यहाँ पे क्या करा, डब्ल्यू स्क्वायर ऐड करा, तो यहाँ भी डब्ल्यू स्क्वायर ऐड कर लिया। ये देखिए मैथ के अंदर ना हम किसी की उधारी नहीं रखते। उधारी इन द सेंस अगर हमने किसी से कोई चीज ली है ना तो उसको वापिस साथ साथ ही करेंगे हम, ठीक है। तो हमने जैसे यूज स्क्वायर यहाँ पे टर्म यूज करा है तो यूज स्क्वायर भी यहाँ पे साथ साथ लिखे ताकि कैंसल आउट होके निगलेक्ट हो जाए। वी स्क्वायर अगर हमने यूज करा है तो वी स्क्वायर यहाँ पे ही साथ साथ रखा है ताकि आपस में निगलेक्ट हो सके। अगर डब्ल्यू स्क्वायर यूज करा है तो ये डब्ल्यू स्क्वायर यहाँ रखा है ताकि आपस में निगलेक्ट हो सके, ठीक है। तो हमने अगर अपनी तरफ से कोई टर्म ऐड कर रहे हैं तो उसी टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना यहाँ पे जरूरी है मैथ में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई, इक्वेशन क्या आ गई, एक्स प्लस यू का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन किस में बन गई, यू प्लस वी का होल स्क्वायर, और ये किस में बन गई, जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये चीज आ गया। अगर अब इसको हम सेंटर फॉर्म से यूज कंपेयर करें अब इस इक्वेशन को, ठीक है, या फिर देख लीजिए इन्होंने इसको यहाँ पे एक चेंज करके और लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्लस को माइनस इंटू माइनस फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वो चीज में लिखा है। अब इसको हमने कंपेयर करना है हमारे पास सेंटर फॉर्म में। हमारे पास सेंटर फॉर्म ये होती थी, ठीक है। सेंटर फॉर्म से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस यू, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस बी, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस डब्ल्यू, और रेडियस आर की वैल्यू हमारे पास ये चीज आ गई, रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, हमारे पास ये चीज आ गई। और ए बी सी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या होते थे, सेंटर, तो इसका मतलब ये सेंटर बनेंगे। और आर हमारे पास क्या होता था सेंटर फॉर्म में, रेडियस, तो इसका मतलब रेडियस ये बनेगा। तो हैंस ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर ये सेंटर आ रहा है, ये रेडियस आ रहा है और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो पा रही है तो इसका मतलब ये जर्नल फॉर्म है, ठीक। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई जो हम इसे बोलेंगे जर्नल इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ठीक। इसे हमने याद रखना है। अब यहां से हमारे पास रिमार्क आते हैं। अब जब हमने अपनी जर्नल फॉर्म से रेडियस निकाला और रेडियस हमारे पास क्या आया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का रूट, रूट में आई। अगर रूट के अंदर जो ये टर्म है, रूट के अंदर हमारे पास जो ये टर्म है, अगर ये तो पॉजिटिव हुई तो हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक स्फीयर मिलेगा और वो हमें एग्जैक्ट स्क्वायर इक्वेशन मिल जाएगी, पर्टिकुलर हमारे पास रेडियस भी आ जाएगा। अंदर वाली टर्म कह रहा हूं, अगर बाय चांस ये टर्म जीरो हो जाए तो अंदर ये सारी टर्म आपस में मिलके जीरो हो जाए तब हम क्या कहेंगे, तब उसे हम कहेंगे डीजेनरेट स्फीयर या स्फीयर विद रेडियस जीरो, या डीजेनरेट स्फीयर कहेंगे, या फिर हम क्या कहेंगे, स्फीयर विद रेडियस जीरो, ये टर्म बोल लीजिएगी। और अब जब यही टर्म अगर हमारे पास नेगेटिव हो जाए तब इसका मतलब हमारे पास अगर रूट के अंदर कोई टर्म नेगेटिव आए थे तो आयोटा आयत है, तो इसका मतलब हम क्या चले गए, हम रियल नंबर से बाहर आ गए। अब रियल नंबर से बाहर आ गए, अब रियल नंबर रहा नहीं, पर हम स्फीयर की बात तो रियल नंबर के अंदर कर रहे हैं, तो अब ये स्फीयर नहीं बन पाएगा। तो इसको बस हमने एक नेम दे दिया, इमेजिनरी स्फीयर। इस कंडीशन को नेम दिया गया है इमेजिनरी स्फीयर। तो इसको बनाया नहीं जा सकता है, पर एक नेम दिया गया। समझ पा रहे हो कि हमने इसको एक नेम दे दिया कि नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका रेडियस आ रहा है, तो इसके कारण इसको इमेजिनरी स्फीयर का एक नेम दे दिया गया। ये हमारे लिए एज ए कंडीशन काम करेगी, ठीक। ये टर्म वैसे हमारे लिए इतनी खास यूज होनी नहीं है,
आपको फिर भी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया। क्लियर। रिमार्क 1 हमारे पास ये था। और इसी हमारे पास थ्योरम से एक रिमार्क 2 भी निकल के आता है, कहते हैं अगर हमारे पास जर्नल इक्वेशन अगर मैं इस तरह कुछ आ जाए सच दैट यहाँ पे ए एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र का कोफिशिएंट 1 नहीं है, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र के जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, तो हम उसको पहले 1 बनाना पड़ा, हमारे लिए नेसेसरी है। बिना 1 बनाए हम इसको फर्दर कोई इस्तेमाल या यूज नहीं करेंगे। तो 1 बना के ही इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम जर्नल फॉर्म नहीं कहेंगे, जर्नल फॉर्म नहीं कहेंगे। ठीक है, और जो इसको अगर हम कोफिशिएंट को अगर 1 बना लिया ना तो इसको हम जर्नल फॉर्म कहा जा सकता है। ठीक है, या अगर आप इसको, ठीक है, जर्नल फॉर्म कहा जा सकता है। जर्नल फॉर्म कहने के बाद अब जो सेंटर और रेडियस निकालने गया हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इसका आगे एक बेसिक फॉर्मूला भी आएगा, उस बेसिक फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा ये आपने किस तरह निकालने गया। ठीक है, बस इस चीज को याद रखना। रिमार्क 2 के अंदर हमारे पास बस एक ही चीज आ रही है, जब भी हमें स्फीयर में कहीं एक्स स्क्र वाई स्क्र और जेड स्क्र के कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नजर आ जाए तो हम उसे सबसे पहले 1 बनाएंगे। हमारा सबसे पहले काम ही यही होगा, इस एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र के कोफिशिएंट्स को 1 बनाना है। अब हमारे पास आ जाता है रिमार्क 3। रिमार्क 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है, ये पहचान है कि हमें चेक करना है कोई भी इक्वेशन, मान लीजिए कोई भी एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो, ये इक्वेशन स्फीयर बनाएगी नहीं बनाएगी, इसे चेक करना है। तो ये चेक कौन करके देगा? ये रिमार्क 3 देगा। मार्क 3 ने हमारे पास 3 डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट बनाए हैं और कहते हैं अगर कोई भी इक्वेशन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देना, उससे हमेशा स्फीयर ही मिलेगा, उस इक्वेशन से हमें हमेशा स्फीयर ही मिलेगा। तो पहली कंडीशन क्या है? इट इज ए सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, मतलब कि जो ये इक्वेशन होनी चाहिए ये सेकंड डिग्री इक्वेशन होनी चाहिए, और सेकंड डिग्री भी इक्वेशन होनी चाहिए 3 वेरिएबल के अंदर एक्स वाई जेड, इसके अलावा कोई और वेरिएबल ऐड नहीं होना चाहिए और इससे कम कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई जेड वेरिएबल के अंदर होनी चाहिए, इससे ज्यादा वेरिएबल भी नहीं चाहिए, इससे कम वेरिएबल भी नहीं चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एक्स वाई जिसके अंदर जेड टर्म मिक्सिंग है, तो उसे हम स्फीयर नहीं बोल सकते। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स जेड जिसमें वाई मिसिंग है, तो इसको भी हम स्फीयर नहीं बोल सकते। इसी तरह हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जेड वाई, इसके अंदर एक्स मिसिंग है, तो इसको भी हम क्या नाम है? स्फीयर नहीं कह सकते। ठीक, तो हमने ये चीज का सबसे पहले ध्यान देना है। सेकंड कंडीशन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, और साथ ही साथ ये नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, कि हमारे पास ये कभी 0 नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे पास इक्वेशन थी जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जर्नल फॉर्म थी। इसके अंदर जो कोफिशिएंट जो है ना हमेशा सेम होने चाहिए। अगर इसके आगे अल्फा लगाया तो इसके आगे भी अल्फा आना चाहिए, अगर इसके आगे बीटा है तो तीनों के आगे बीटा ही आना चाहिए। कोफिशिएंट कोफिशिएंट सेम हो जाना चाहिए। अगर कोफिशिएंट अलग अलग हो गए तब भी ये हमारे पास फेयर प्रोवाइड नहीं करवा सकती। मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 3z स्क्वायर प्लस समथिंग, बाकी टर्म कुछ आ जाए इक्वल टू 0 आ जाए, बाकी सारी टर्म इस तरह सेम एज इट इज रह रही हैं। अब ये देखिए हम यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर तो है, पर जेड स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट मैच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब जो ये इक्वेशन है स्फीयर की इक्वेशन नहीं है। क्लियर। सिमिलरली थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है? देयर इज ए नो मिक्स्ड टर्म या प्रोडक्ट टर्म दैट इज द टर्म कंटेनिंग एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। आपको मैंने मिक्स्ड टर्म बताई था। हमारे पास मिक्स्ड टर्म क्या होती है? वो टर्म जो 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल के प्रोडक्ट में बनी हो। ठीक है, इसके अंदर आप ये भी ऐड कर सकते हो एक्स वाई जेड। मिक्स टर्म के अंदर यहाँ पे इन्होंने जैसे लिखा हुआ ना एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, आप एक्स वाई जेड भी ऐड करोगे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं गया हुआ या रह गया होगा, तो ये टर्म भी आपने ऐड करनी है। तो किसी भी तरह की मिक्स्ड टर्म नहीं होनी चाहिए, उसे हम क्या बोल लेंगे? स्फीयर।
तो अगर मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिख ली 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 4x 4y 4xy प्लस डी इज इक्वल टू 0, डी की जगह यहाँ पे लिख ले 19 इज इक्वल टू 0। तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये स्फीयर है या नहीं, ये हमारे पास 19 है, ये स्फीयर है या नहीं, तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे हमारी फर्स्ट कंडीशन, क्या सेकंड डिग्री इक्वेशन है इन एक्स वाई जेड, तो हम चेक करेंगे हाँ ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। सेकंड डिग्री मतलब आपके पास कोफिशिएंट के डिग्री 2 एक का ना, कम से कम किसी एक का तो डिग्री 2 चाहिए, जैसे यहाँ पे डिग्री 2 है और इससे ना ज्यादा डिग्री की नहीं होनी चाहिए, 3 डिग्री वाली टर्म नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, 3 डिग्री वाली, कम वाली मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा डिग्री की नहीं मिलनी चाहिए। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो 2 टर्म की हमें मिल रही है, तो ये सेकंड डिग्री है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल है या नहीं है, हाँ भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू है, क्योंकि तीनों की हमारे पास क्या है 2 है। अब देयर इज ए नो मिक्स्ड टर्म, अब चेक करें कि इसके पास मिक्स्ड टर्म है या नहीं है, चेक करा तो यहाँ मिक्स्ड टर्म है, तो इसका मतलब ये स्फीयर रिप्रेजेंट नहीं कर रही। ठीक, इस तरह हमने तीनों कंडीशंस को चेक करके आना है और चेक करना है कि कोई इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है स्फीयर को या नहीं, इस तरह चेक होगी। क्लियर? तो चलिए अब इसके बाद हमारे पास जो जर्नल फॉर्म आई थी, जर्नल फॉर्म हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर से हमने सेंटर एंड रेडियस निकालना है, तो कहते हैं उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, हम बार बार निकालने नहीं बैठेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे इन्होंने स्फीयर एस इज इक्वल टू 0 लिख दिया, तो कहते हैं अगर इसको निकालने का तरीका क्या, सबसे पहले राइट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इन सच ए वे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर यूनिटी। ठीक है, तो अगर हमारे पास जैसे कि अगर ये ए के अंदर है, अगर आगे इनके कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो इनके कोएफिशिएंट्स को हम 1 बनाएंगे। सबसे पहले हमने कोएफिशिएंट्स को 1 बनाना है। कोएफिशिएंट्स को 1 बनाने के बाद हमने स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर हम कह रहे हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2u, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे -1/2 से, -1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -u। सिमिलरली इसको फिर -1/2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट y को 2v है, ये -v, कोएफिशिएंट ऑफ z के 2w, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो हमारे पास आ जाएगा -w, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -u - v - w, तो ये बन जाएगा। ये जर्नल पर्टिकुलर इस तरह लगाया है, पर आपने ये प्रोसेस याद रखना है, हम ये प्रोसेस याद रखेंगे। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यूनिटी होनी चाहिए, मतलब 1 होनी चाहिए। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई और कोएफिशिएंट जेड को हम -1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, सेंटर, वो हमें मिल जाएगा सेंटर। थर्ड स्टेप हमें रेडियस निकालना है। रेडियस हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ सेंटर उसको स्क्वायर में ऐड करके लिख देंगे, ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म माइनस करनी है हमने, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ से हमारे पास निकालने का प्रोसेस आ गया या फॉर्मूला आ गया। क्लियर है, जिसे हमारे पास वहां पे ये था -u - v - w, जो ये हमारे पास सेंटर था, और रेडियस हमारे पास क्या था u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d, ये हमारे पास आया था। ठीक है, हमारे पास ये चीज आई थी। क्लियर, यहाँ पे प्लस डी होता था, सॉरी। चलिए अब ये देखिए हमारे पास एग्जांपल्स आ गई हैं, अब इसको एग्जांपल्स को करते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलिए एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विद द सेंटर 0 2 3 एंड द रेडियस 5। स्फीयर का सेंटर क्या है हमारे पास 0 2 3 और रेडियस क्या है 5। अब इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमने, इस स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x - x1 का होल स्क्वायर, वही सेंट्रल फॉर्म यूज करनी है, सेंट्रल फॉर्म वाला फॉर्मूला, ठीक है, प्लस y - y1 का होल स्क्वायर प्लस z - z1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट है। ठीक, ये चीज करनी है। अब यहाँ पे हमें जो यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, सेंटर है, और सेंटर हमें क्या गिवन है 0 2 3, तो अब इसकी जगह हम क्या पुट कर दें, 0 2 3 पुट कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर
वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू रेडियस कितना है 5, यहाँ पे क्या लिख देते हैं 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6z विच इज इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 6z, इसको ऐड करो 13 हो गया, 13 इधर आके माइनस का 12 आ गया इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब आप में से कई जने कहेंगे सर जो हमने जर्नल फॉर्म निकाली थी उसके अंदर एक्स वाली टर्म भी आती थी, तो एक्स वाई जेड जरूरी नहीं है कि तीनों में कोई टर्म मिसिंग नहीं हो सकती, ठीक है, मिसिंग होगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई स्फीयर की एग्जांपल 1 के अंदर। अब इसकी दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग द लाइन जॉइनिंग 2 -1 4 -2 2 -2 एज ए डायमीटर। अब डायमीटर दिया तो डायमीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। डायमीटर फॉर्मूला हमारे पास क्या था x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास अगर इसको हम लेट कर लें हमारे पास क्या है एक्स वन वाई वन जेड वन, और इसको लेट कर लें हमारे पास क्या है एक्स टू वाई टू जेड टू। तो वैल्यू पुट करनी है, पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वन वाई माइनस टू, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा जेड माइनस फोर जेड प्लस टू विच इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस का 4, यहां से इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्र, ये माइनस का 2 है तो यहां से आ जाएगा माइनस का वाई माइनस का 2 जेड स्क्र, यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2z माइनस का 8 विच इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस का वाई माइनस का 2z, और यहाँ से आ गया -4 -6 से हो गया माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। तो बस जो आपके पास रिजल्ट है इन्हीं रिजल्ट को इस्तेमाल करना है और आगे इसकी वैल्यूज लिखनी की है। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है डज द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है रिप्रेजेंट ए रियल स्फीयर। हमें बताना है कि ये रियल स्फीयर बना रही है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले अगर इस इक्वेशंस को देखें, इस इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है वो 1 नहीं है, और हमें पता है कि हमें सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को ही 1 बनाना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहला काम इस सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया सच दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। अब हमने ये बताना है कि ये रियल स्फीयर है या नहीं। आप सबको याद हो तो हम क्या चेक करते थे, इसका रेडियस, वही फॉर्मूला यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाए तो ये रियल स्फीयर होता था, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 होता था स्फीयर विद रेडियस 0 होता था, और लेस देन 0 इमेजिनरी हो जाता था। तो हमें ये प्रूफ करना है जो इसका रेडियस है वो ग्रेटर देन 0 रहने वाला है, या ये वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 रहने वाली है। तो इस स्फीयर को हमने कंपेयर करा हमारे पास जर्नल फॉर्म ऑफ स्फीयर से। कंपेयर करने के बाद हमने यहां से u v और w और d की वैल्यू निकाल ली है। कंपेयर करेंगे इसको तो यहां से हमारे पास u की वैल्यू क्या आ गई -3/4। v को कंपेयर करेंगे, v वाली टर्म यहां मिसिंग है तो v क्या हो गया 0 हो गया। फिर w वाली टर्म को कंपेयर करेंगे तो w की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। सिमिलरली d की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब इन सारी वैल्यू को इस फॉर्म के अंदर पुट कर दिया, पुट करने के बाद वैल्यू चेक करिए हमारे पास क्या आ गई एक रियल नंबर, वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर आ गई। तो इसका मतलब ये रियल स्फीयर है, तो यहां से रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करा, ये वैल्यू पुट कर दी यू वी डब्ल्यू की, ये सेंटर फाइंड होगा, यहां से रेडियस फाइंड हो गया, हेंस द रिजल्ट। क्लियर। बस यहाँ बहुत इजी चैप्टर है, रिजल्ट पे रहेंगे तो इजीली होगा, नहीं तो हमें बड़ी टफ लगेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अब आया था इससे पहले एक डेफिनेशन कोसेंट्रिक स्फीयर।
टू और मोर स्फीयर आर सेड टू बी कंसेंट्रिक इफ दे हैव सेम सेंटर। मतलब कि अगर हमारे पास एक ये स्फीयर है, ठीक है, इसको दूसरे स्फीयर के कोसेंट्रिक कब बोल लेंगे, जब जो ये सी है, जो सेंटर, अगर इसको मैं S1 का नाम दूँ, S2 का नाम दूँ, तो ये S1 और S2 का जो सेंटर है ना वो सेम हो। मतलब कि ये मैंने कोई भी एक स्फीयर बनाया ए बी सी, यहाँ पे कोई हमारे पास सेंटर है, ये स्फीयर है मेरे पास S1, अगर इसका सेंटर ए बी सी है तो जो अगर हम स्फीयर 2 बना रहे हैं ये S2, इसका भी अगर सेंटर ए बी सी हो रहा है तो हम बोल लेंगे S1 एंड S2 आर कोसेंट्रिक। क्लियर। और साथ ही साथ इसके साथ हमारे पास एक नोट आ जाता है, इफ द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर आर कोसेंट्रिक देन इक्वेशन इज डिफर बाय द कांस्टेंट। मतलब कि अगर दो स्फीयर, अगर मैं कह रहा हूं S1 और S2 आपस में कोसेंट्रिक हैं, तो जो दोनों की इक्वेशन है ना, अगर हम इसकी जर्नल इक्वेशन बना रहे हैं तो वो कांस्टेंट टर्म से ही चेंज होगी और कोई चेंज उसके अंदर नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर ये S1 की स्फीयर की इक्वेशन है तो S2 की ये होगी। देखिए बाकी सारी इक्वेशन सेम है, वेरिएबल वाली, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz, वो सारी सेम है। चेंज कहाँ आया, इस कांस्टेंट में, इस कांस्टेंट में चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये समझ नहीं आ रही तो आप इसको इस तरह देखिए, मान लीजिए S1 सेंटर है, जिसका क्या है, सेंटर है ए बी सी, और जो ये स्फीयर है उसको रेडियस किया गया है R, S2 क्या है R1 मान लेते हैं पे, जिसका सेंटर वही सेम ए बी सी है बट रेडियस क्या है R2, दोनों R1 R2 अलग अलग वैल्यूज हैं। देन अब अगर इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे S1 की तो हमारे पास क्या आएगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर, z माइनस सी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। ये S1 का है। अब S2 की इक्वेशन लिखें, x माइनस ए स्क्वायर, y माइनस बी स्क्वायर, z माइनस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू R2 स्क्वायर। ये स्फीयर 2 है। तो चेक करिए स्फीयर 1 की इक्वेशन स्फीयर 2 की इक्वेशन, अगर हम सेंटर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सारी इक्वेशन में फर्क कहाँ आ रहा है, यहाँ कांस्टेंट टर्म में इस साइड में फर्क आ रहा है और यही चेंज ले आएंगी, बाकी वेरिएबल वाली टर्म साइड तो सेम है, वेरिएबल के अंदर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। तो इसी कारण सिर्फ कांस्टेंट के अंदर चेंज होता है, वेरिएबल के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द स्फीयर, जो इस स्फीयर के साथ कॉन्सेंट्रिक है बट डबल द रेडियस, रेडियस डबल है। मैं रिपीट करता हूं, हमें उस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है सच दैट जो इस गिवन स्फीयर के साथ कॉन्सेंट्रिक है, सच दैट जो इसका रेडियस है इस स्फीयर के रेडियस से डबल है। मतलब कि मान लीजिए अगर ये S1 है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है, तो S2 कुछ ये होगा क्योंकि उसकी स्फीयर की रेडियस कितनी है, डबल है। तो सबसे पहले अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर यहां से इसको कंपेयर करें तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 -1, v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2, और w की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3। तो इसका मतलब जो सेंटर है वो हमारे पास क्या हो गया, -1 -2 -3, ये आ गया। अब हमने क्या निकालना है, इसका रेडियस। चेक करते हैं कि इसका रेडियस कितना है। रेडियस किस तरह निकलेगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस का d। तो निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम यू स्क्वायर करेंगे, यू हमारे पास यही है, यू स्क्वायर आ गया 1, वी स्क्वायर करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, डब्ल्यू स्क्वायर करोगे तो हमारे पास 9 माइनस डी, डी क्या आ गया हमारे पास माइनस का 11, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 से 25, ये हमारे पास आ गई वैल्यू 5। तो इसका रेडियस कितना आ गया, हमारे पास 5 आ गया। अब इसका रेडियस तो 5 है पर हमने तो इक्वेशन S2 की निकालनी है, और S2 की रेडियस की क्या खासियत है, वो डबल है इस रेडियस से। इसका रेडियस अगर 5 है तो उसका रेडियस डबल कितना हो गया, 10 हो गया। तो हमारे पास 10 आ गया। तो हमने किस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, जिसका सेंटर ये हो, ठीक है, और हमारे पास रेडियस कितना हो, रेडियस 10 हो। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x + 1 का होल स्क्वायर
वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, वो माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। इसको अगर हम सोल्व करके लिख लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। बस यहाँ इस तरह का रिजल्ट है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब कि हमें उस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो इस स्फीयर के सेंटर से पास करे, इस स्फीयर के सेंटर से पास करे, ठीक है। एंड इज कॉन्सेंट्रिक विद द स्फीयर, और वो इस स्फीयर के साथ कॉन्सेंट्रिक है। मैं रिपीट करता हूं, हमें उस स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस स्फीयर के सेंटर से पास कर रही है और साथ ही साथ जो कॉन्सेंट्रिक है इस स्फीयर के साथ, इस स्फीयर के साथ क्या है, कॉन्सेंट्रिक। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर कोई भी स्फीयर किसी भी स्फीयर के साथ कॉन्सेंट्रिक हो तो उसकी इक्वेशन में क्या चेंज फर्क आता है, सिर्फ कांस्टेंट में फर्क आता है, बाकी सारी इक्वेशन सेम रहती है। तो इसका मतलब जिस हमने स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है, एक तरह से उसको सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही फाइंड करनी है, बाकी सारे जो वेरिएबल टर्म है तो सेम एज इट इज रहने वाली है। जैसा कि हमने अभी रिजल्ट में देखा था, तो हमने उसको एज इट इज यहाँ पे लिख लिया, बस कांस्टेंट टर्म को चेंज कर दिया। और साथ ही साथ क्या गिवन है, जो ये स्फीयर है पास करता है इस स्फीयर के सेंटर से, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसका सेंटर निकालता है कि हमारे पास सेंटर क्या आता है। जब हम इसका सेंटर निकालने बैठे तो हमें पता चला इसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर 1 नहीं है। तो हम इसको क्या बनाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 बनाएंगे। 1 बनाने के बाद इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 3/4, इसको भी -1/2 से, इसको भी -1/2 से, तो ये सेंटर आ गया। अब इस सेंटर की खासियत क्या है, ये सेंटर हमारे पास पास कर रहा है इसमें से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये से फिर सेंटर में से पास कर रहा है तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो ये सारे पॉइंट सी को हम इस स्फीयर के अंदर पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद यहां से हमारे पास देखिए ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करा हमारे पास के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई हमारे पास उस स्फीयर की गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया और हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। कौन सी इक्वेशन में के की वैल्यू पुट करी है, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अगर हम के की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो उन्होंने पूछा है, तो हैंस द रिजल्ट। क्लियर है। आज की हमारी एक लास्ट एग्जांपल और करते गए हैं, जिससे उसके बाद आप उसको घर पे स्टडी करना, आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास क्या कहती है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर passes through the points 0 0 0 2 1 -1 1 5 -4 एंड -2 4 -6। हमें उस स्फीयर की इक्वेशन बतानी है सच दैट वो इन चारों पॉइंट से पास करता हो। यहां पे हमारे पास ये टास्क है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक जर्नल इक्वेशन ऑफ स्फीयर को लेट कर लिया। हमने जर्नल स्फीयर ऑफ इक्वेशन को लेट कर लिया सच दैट वो इनके पॉइंट से पास करता है। तो सबसे पहले अगर वो 0 0 में से पास करता है तो 0 0 इस पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसके अंदर हमने पुट कर दिया। जब पुट करा हमें क्या मिला, d = 0 वैल्यू मिल गई। तो d = 0 इसके अंदर पुट कर दिया, हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन ये रहेगी। अब ये किस पॉइंट में से पास करता है, ये पॉइंट में पास करता है 2 1 -1 में। जो ये स्फीयर है किस पॉइंट में से पास कर रहा है, 2 1 -1 में से पास कर रहा है। अगर पास कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो इसके अंदर पुट कर दीजिए। पुट करा तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। सिमिलरली जो ये इक्वेशन है किस में से पास कर रही है, 1 5 -4 में से भी पास कर रही है, तो उसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली ये इस पॉइंट में से भी पास कर रहा है तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई। हमें 3 अननोन वेरिएबल u v और w ये फाइंड करनी है, और ये फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन है। तो इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते क्या, तो इन 3 लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे आपस में। तो हमारे पास क्या होगा, u w और v की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, u v w की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन देख लेना, इजी है, जिस तरह बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं तो वो सेम कैलकुलेशन का इस्तेमाल कराया गया, कोई नई कैलकुलेशन या कोई नई एल्गोरिथम का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ। क्लियर है। अब u v w की वैल्यू हम अपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें,
इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये देखिए, अब ये हमारे पास है पर्टिकुलर इक्वेशन। पर्टिकुलर इक्वेशन कौन सी? जो हमारे पास उस 4 पॉइंट्स के अंदर पास कर रही है। तो हैंस द रिजल्ट, यही तो फाइंड करने को हमारे पास कहा था। क्लियर है? आशा करता हूं आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल किसी और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।